एक दिन महेश और उसका परिवार बस से कहीं जा रहा होता है और तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रचना की मौत हो जाती है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई रचना? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा और कैसे इन बच्चों को अकेले पालूंगा? पापा, माँ कहाँ चली गई? वो हमें छोड़कर चली गई बेटा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर महेश बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाता। वो कभी काम पर जाता तो कभी कभी उसे घर पर रहना पड़ता। पापा, आज चिंकू को चोट लग गई। मैं घर में खाना बना रही थी और पता नहीं वो कब बाहर खेलने चला गया। वो पढ़ाई भी नहीं करता। बिन माँ के तुम बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। अगले दिन पड़ोस के चाचा महेश के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। लड़की मेरे जान पहचान की है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर तू चाहे तो मैं उससे बात करूं। चाचा जी, आपको तो सब पता ही है कि बच्चों की क्या जिंदगी हो गई है उनकी माँ के बगैर। उनको माँ की सख्त जरूरत है। आप उस लड़की से बात कर लो। ठीक है बेटा। महेश की शादी सरिता नाम की एक लड़की से हो जाती है। शुरू में तो वो लड़की बहुत ही अच्छे से रहती है। एक दिन सरिता कुएं से पानी भर कर लाती है और मटके को घर के अंदर रखने ही वाली होती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। माँ, क्या हुआ आपको माँ? जल्दी से बाबा को खेतों से बुलाकर लेकर आ। चीकू भागते हुए महेश को बुलाकर लाता है। महेश उसके मुंह पर थोड़ा पानी के छींटे डालता है और सरिता को होश आ जाता है। उसके बाद वो सरिता को वैद्य जी के पास लेकर जाता है तो पता चलता है कि सरिता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सरिता और महेश बहुत खुश हो जाते हैं। चीकू और पिंकी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उनके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। वो अपनी माँ का बहुत ध्यान रखते हैं, पर जब सरिता के अपना बेटा हो जाता है तो वो बहुत बदल जाती है। चीकू, इधर मत खेलो, चलो बाहर जाओ यहाँ से। तुमको दिखता नहीं यहाँ छोटा बच्चा सो रहा है, उसे लग जाएगी। माँ, मैं तो चुपचाप बैठकर ही खेल रहा हूँ। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं, समझे? चलो निकलो बाहर। रोज रोज सरिता बच्चों को किसी न किसी बात पर डांटती रहती है और उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। एक रात सरिता महेश से बात करती है। देखो, मैं इन बच्चों से बड़ी ही परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आता ये दोनों हमेशा मेरे बेटे को क्यों नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है सरिता, वो तो अपने छोटे से भाई को बहुत ही प्यार करते हैं। अरे आपको नहीं पता, आप कौन सा यहाँ रहते हो? वो नहीं चाहते इस घर में कोई और बच्चा रहे। सरिता बड़ी चालाकी से महेश के मन में बच्चों के खिलाफ कड़वी कड़वी बातें भर देती है। महेश भी अपने बच्चों से नफरत करने लगता है और एक दिन वो सरिता की बातों में आकर बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे मत करो हमारे साथ, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है मम्मी पापा के साथ। पिंकी और चीकू रोते रह जाते हैं, पर उनकी कोई एक नहीं सुनता और उनको घर से निकाल देते हैं। बेचारे बच्चे रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चीकू को बहुत तेज भूख लगने लगती है। दीदी, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दिला दो। भूख तो मुझे भी लग रही है चीकू, पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो कैसे तुझे कुछ दिलाऊं? तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? नहीं चीकू, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी और तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। चल अभी उस पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं, यहाँ बहुत तेज धूप है। पिंकी और चीकू एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और तभी वहाँ एक बर्फ के गोले वाला आ जाता है। गोला खा लो गोला, ठंडा ठंडा रंग बिरंगा गोला खा लो, रस भरी काला खट्टा संतरा सभी का स्वाद लो। गोला लो, गोला लो, गोल गोल गोला लो। दीदी, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, इन अंकल से एक गोला ही दिलवा दो ना। अभी तुझे बताया ना कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी तू बेकार की जिद कर रहा है। अरे बच्चों, गोला ले लो गोला, बहुत स्वाद है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। नहीं अंकल, हमारे पास पैसे नहीं है। ओह अच्छा। पिंकी और चीकू को वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है। चीकू बेचारा भूखा ही उस पेड़ के नीचे सो जाता है। गोले वाला वहाँ से चला जाता है। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, पर कल क्या होगा? हम क्या खाएंगे? अचानक पेड़ से एक आवाज आती है। बच्चों,
यहाँ क्या कर रहे हो? मरने आए हो क्या? कौन है यहाँ? चुड़ैल पिंकी के सामने आकर खड़ी होती है। चुड़ैल, चीकू जल्दी उठ और भाग यहाँ से। अब कैसे बचकर भाग पाओगे यहाँ से? अब तो तुमको मरना ही पड़ेगा। मारी दो तो अच्छा है, वैसे भी हमें तो मरना ही है। आखिर बिना खाए हम कब तक जिंदा रहेंगे? है लड़की, ये क्या बोले जा रही है? और तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? पिंकी चुड़ैल को सारी बात बताती है। चुड़ैल तो दोनों बच्चों को मारने वाली होती है, पर पिंकी की कहानी सुनकर तो उसे उन दोनों बच्चों पर दया आ जाती है। ये तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ तो चुड़ैल से भी बुरी है। मैं चुड़ैल होकर भी किसी बच्चे के साथ ऐसे तो नहीं कर सकती जो उसने किया। पर अब क्या कर सकते हैं? अब तो हमारे पास न रहने की जगह है और न खाने को खाना। चुड़ैल और पिंकी की आवाज सुनकर अचानक चीकू उठ जाता है और चुड़ैल को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। डर मत बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। हाँ चीकू, ये चुड़ैल तो अच्छी चुड़ैल है, ये हमें कुछ नहीं कहेगी। सच में? हाँ बच्चे। चुड़ैल चीकू के पास बैठ जाती है। वो उसके गाल पर हाथ फेरती है और फिर उसके माथे पर चूम कर बोलती है, तुझे बहुत भूख लगी है ना? चल बता तुझे क्या खाना है? मुझे ना वो रंग बिरंगा गोला खाना है। चुड़ैल जादू से 2 गोले बना देती है। वो एक गोला चीकू और एक पिंकी को दे देती है। तुम्हें तो जादू भी आता है? हाँ बच्चों, मुझे जादू आता है और मैं जादू से हजारों गोले ला सकती हूँ। भूलो मत कि मैं एक चुड़ैल हूँ। और अब तुम दोनों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पालूंगी। क्या? पर आप ये सब कैसे करोगे? मैंने कहा ना, मैं जादू से सब ला सकती हूँ। आप जादू से सब ला सकती हो, पर कुछ चीज ऐसी है जो हमें खुद करनी है, वो कोई हमें लाकर नहीं दे सकता। ऐसी कौन सी चीज है? विद्या, पढ़ाई। आप हमें किताबें तो ला दोगे, पर पढ़ना तो हमको ही है और उसके लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए हमें पैसे चाहिए ताकि हम फीस भर सके। हम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक है, हम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने हमारे लिए इतना सोचा, वही काफी है। हमारे नसीब में पढ़ना नहीं लिखा तो क्या कर सकते हैं। चुड़ैल इस बात से बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। वो उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में ही सुला लेती है और उन्हें खूब प्यार करती है। बच्चे तो सो जाते हैं, पर चुड़ैल पूरी रात यही सोचती रहती है कि वो पैसे कहाँ से लाए। इन बच्चों की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी, पर समझ नहीं आ रहा पैसे आएंगे तो आएंगे कहाँ से। मैं जादू से चीजें तो ला सकती हूँ पर पैसे नहीं, और मैं किसी के पैसे चुराकर इन बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाना चाहती। चुड़ैल इसी के बारे में सोचती रहती है। सुबह हो जाती है और बच्चों के मुंह पर तेज धूप पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल जाती है। बच्चे उठते ही उस चुड़ैल को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। उसके बाद वो उस पेड़ पर भी देखते हैं, पर वो वहाँ भी दिखाई नहीं देती। वो चुड़ैल आंटी कहाँ गई दीदी? पता नहीं चीकू, लगता है वो हमें छोड़कर चली गई। गोला ले लो गोला, इतना स्वाद और ठंडा गोला कि खाओगे तो खाते रह जाओगे। नहीं आंटी, हमें गोला नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसे कौन मांग रहा है चीकू? तुमको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तो तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। गोले वाली चीकू के गाल पर हाथ रखती है और उसके माथे पर चूमने लगती है। चीकू जोर से चिल्लाता है, ये तो मेरी चुड़ैल आंटी है। चुप चुप चुप, इतना जोर से मत बोलो वरना सबको पता चल जाएगा मैं एक चुड़ैल हूँ। पर आप ये ठेला कहाँ से लाई और ये सब क्या है? मैंने पूरी रात सोचा कि मैं तुम दोनों की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं, पर फिर मुझे चीकू का पसंदीदा गोला याद आया और मैंने सोचा कि क्यों ना यही काम कर लूं। मैं दिन में गोला बेचूंगी और तुम दोनों बच्चों की जरूरत की सारी चीजें पूरी करूंगी। दोनों बच्चे उसको गले लगा लेते हैं और खुशी से रोने लगते हैं। अब से आप ही हमारी माँ हो। हाँ सच में, अब हम आपको माँ ही बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, चलो अब तुम यहीं बैठो और मैं गोला बेच कर आती हूँ। चुड़ैल गोले वाली के रूप में पूरे गांव में गोला बेचने निकल पड़ती है। सब लोग उस गोले वाली को देख बड़े हैरान होते हैं कि एक औरत गोला बेच रही है। गोला ले लो बच्चे, गोला ले लो, इतने सस्ते में इतना बड़ा और स्वादिष्ट गोला कहीं नहीं मिलेगा। चलो चलो दोस्तों, आज इन आंटी से गोला खाते हैं। बहुत सारे बच्चे ठेले के आसपास भीड़ लगा लेते हैं और गोले का स्वाद लेते हैं। आप अब से रोज आना आंटी। चुड़ैल गोले वाली बनकर रोज दिन में गोला बेचती है।
और पैसे इकट्ठे करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका रहना, उनके कपड़े, हर चीज पूरी करती है। बहुत समय पहले महिपालपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत ही अंधविश्वास था। वहां लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी और बस लड़कों को ही पूछा जाता था। उस गांव के हालात इतने बुरे थे कि अगर किसी के घर कोई लड़की पैदा हो जाती तो वहां की मुखियाइन सावित्री देवी उसे तभी के तभी मरवा देती। उस गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ हंसी खुशी रह रहा था। सीमा और महेश की शादी को करीब 8 साल हो गए थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन की बात है जब सीमा की तबीयत काफी खराब हो गई थी। चलो सीमा, मैं तुमको वैद्य के पास ले चलता हूँ। मेरी हालत बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं है जी। ठीक है, फिर मैं वैद्य को यहीं बुला लाता हूँ। महेश फिर वैद्य को घर लेकर आता है। वैद्य सीमा को देखता और खुशी से बोलता है, अरे महेश बेटा, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? सच में? आप सच बोल रहे हो ना? महेश और सीमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। इतने सालों बाद उनके घर इतनी बड़ी खुशी आती है। महेश सीमा का बहुत ध्यान रखता है और सीमा भी हर पल अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार करती है। जैसे तैसे करके पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और इतने इंतजार के बाद एक रात सीमा की तबीयत बिगड़ जाती है। उस रात बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और महेश सीमा को लेकर ही नहीं जा पाता और सीमा को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। देखो जी, हमें भगवान ने 2 बच्चे दिए। हमारी बेटी तो देखना कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। सच में सीमा, ये तो बहुत ही प्यारी है। इसका नाम हम परी रखेंगे। सच में बिल्कुल परी जैसी है ये। पर ये तो लड़की है ना, इसको तो सावित्री देवी ले जाएगी, इसे मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। आप यहाँ से भाग चलो, हम अपनी बेटी को मरने नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। हमें इसे उस सावित्री देवी से बचाना होगा। एक काम करते हैं, मैं इसे अभी के अभी तुम्हारी बहन को शहर दे आता हूँ। बस यही तरीका है इसे बचाने का। नहीं, मैं इसे अपने से दूर नहीं करूंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसे छुपा दूंगी और घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी। और गांव वालों को क्या पता कि हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ, ये तरीका भी सही है। बस फिर उस दिन से महेश और सीमा परी को घर में छुपा कर रखने लगते हैं। धीरे धीरे सालों निकल जाते हैं और परी काफी बड़ी हो जाती है। परी, तुम घर के अंदर ही रहना और बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है बाबा। सबके जाने के बाद परी चुपके से खिड़की के बाहर देखने लगती है। परी का बाहर घूमने जाने का बहुत मन करता है। अगर मैं बाहर गई और माँ को पता लग गया तो माँ बहुत डांटेगी। पर मैं ऐसे कब तक घर में रह सकती हूँ? आज बाहर जाकर देख ही आती हूँ कि आखिर कैसा है हमारा गांव। परी बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। अब गांव के लोग परी को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, हमारे गांव में लड़की कौन? परी को पूरे गांव में एक भी लड़की दिखाई नहीं पड़ती। हर जगह छोटे हो या बड़े, बस लड़के ही लड़के होते हैं। परी ये सब देखकर बड़ी हैरान होती है, पर फिर वो ये सब भूलकर अपना घूमने लगती है। घूमते घूमते परी शांति देवी के घर के बाहर पहुंच जाती है। ए लड़की। जी बोलिए। कौन हो तुम और यहाँ हमारे गांव में क्या कर रही हो? मेरा नाम परी है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वो शांति देवी है ना, बस उनसे बचाने के लिए मेरी माँ मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। शांति मन ही मन गुस्से में लाल हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उससे बचाकर आखिर किसने एक लड़की को छुपा रखा था। शांति देवी परी से उसके माँ बाप का नाम पूछती है और फिर परी को वहां से जाने देती है। परी पूरा गांव घूमकर घर वापस आ जाती है। परी के माँ बाप और भाई को अगले दिन आना होता है, इसलिए वो अकेले ही घर में सो रही होती है। अब रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है तो शांति देवी कुछ लोगों के साथ परी के घर पहुंच जाती है। वो लोग परी पर जानलेवा हमला करते हैं और परी उठ जाती है। ये क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? और आप तो वही आंटी हो। मैं ही शांति देवी हूँ। क्या? नहीं नहीं, मुझे मत मारना। शांति देवी उसकी एक नहीं सुनती और बेरहमी से परी को मरवा कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब उसका परिवार घर आता है तो परी को मरा देखकर सकपका जाता है। परी, परी! हाय मेरी बच्ची, किसने मार डाला इसे? सब बहुत ही रोते हैं और किसी को बता भी नहीं पाते कि उनकी बेटी को किसी ने मार दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबसे ये बात छुपा कर रखी होती है।
बेचारे अपना दुख अपने अंदर लिए जीने लगते हैं और उनकी सारी खुशियां ही खत्म हो जाती हैं। इधर परी मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। वो शांति देवी को खत्म करने के लिए आग बबूला हो रखी। नहीं छोड़ूंगी इसको। इस शांति देवी ने मुझे मार डाला और आज इसकी वजह से मेरा परिवार कितना सदमे में है। इसने इस गांव की कितनी लड़कियों की जान ले ली। अब इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। चुड़ैल शांति देवी को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और खिड़की से अंदर देख ही रही होती है कि शांति देवी की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। शांति देवी उससे कुछ बात कर रही होती है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो भगवान ने 7 बेटे दिए मुझे। एक भी मनहूस लड़की ने मेरे घर जन्म नहीं लिया। अब मैं अपने बेटों के लिए सुंदर और सुशील बहू लेकर आऊंगी। बस फिर यही बात चुड़ैल सुन लेती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसी रात वो गांव में पोस्टर लगा देती है जिस पर लिखा होता है सबसे सुंदर लड़की का स्वयंवर। जो लड़के इस लायक हो वो 4 दिन बाद इसमें भाग ले सकते हैं। जब सब गांव वाले ये पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं कि भाई कौन है ये लड़की जो स्वयंवर करवा रही है। शांति देवी को भी ये बात पता लगती है। अच्छा तो ये बात है, मेरे लड़कों से ज्यादा लायक तो कोई इस पूरी दुनिया में है ही नहीं। 4 दिन बाद मेरे बेटे ही जाएंगे इस स्वयंवर में। बस फिर 7 लड़के अपने आप को चुस्त दुरुस्त करने में लग जाते हैं। 4 दिन बाद स्वयंवर का दिन आता है। सब गांव वाले स्वयंवर में इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी पर एक लड़की लहंगा पहनी और घूंघट करे बैठी होती है। आ गए सब लोग। तो कौन है जो मेरे लायक है? अब तू कौन है जो हमारे गांव में स्वयंवर रखकर बैठी है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, मैं दूसरे गांव की सरपंच की लड़की हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे खुद दूल्हा ढूंढने का हक दिया है। 8 गांव में देख चुकी, मुझे पसंद न आया तो आज इस गांव में देखने आ गई कि यहाँ कोई मर्द है या फिर सब यहाँ भी ऐसे ही हैं। ए लड़की, मेरे बेटों को कुछ ना बोलियो, उनके जैसा कोई नहीं। बता क्या करना है, वो सब कर सकते हैं। बस फिर वो चुड़ैल घूंघट में बैठी रहती है और एक एक करके सभी लड़कों की परीक्षा लेती है। आखिर में चुड़ैल उसमें से एक लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती है। ए लड़की, तूने तो मेरे बेटों को अच्छे से परख लिया, पर तू खुद क्या इस काबिल है? बोलो, मैं क्या करके दिखाऊं? शांति देवी फिर उससे अलग अलग काम करवाती है। कभी भैंस का दूध निकलवाती है तो कभी घर का काम। सारे काम चुड़ैल इतने बढ़िया करती है कि शांति देवी एकदम खुश हो जाती है और अपने बेटे और उसकी शादी करवा देती है। अरे अब तो अपनी शक्ल दिखा। हाँ क्यों नहीं माँ जी, मैं तो अब आपकी बहू बन चुकी हूँ। अब तो आपका हक बनता है मेरी शक्ल देखना। चुड़ैल उसी वक्त अपना घूंघट उठाती है और चुड़ैल की शक्ल देख चुड़ैल चुड़ैल नहीं माँ जी, आपकी बहू हूँ मैं। नहीं नहीं, तू तो चुड़ैल है, तू मेरी बहू नहीं हो सकती। अब मैं ही तेरी बहू हूँ और अभी तेरे साथ तेरे घर जाऊंगी। मुझे तू क्या कोई नहीं रोक सकता। मुझे रोकने की कोशिश की तो अभी तेरी जान ले लूंगी। शांति देवी डर जाती है और उसके साथ गांव वाले भी। अब वो चुड़ैल उसकी बहू बनकर उसके घर जाती है और उसी रात अपने सबसे छोटे देवर की जान ले लेती है। शांति देवी और सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शांति देवी जोर से चिल्लाती है, हाय मेरा लाल, मेरा बेटा। शांति देवी अपने बेटे को गोद में लेकर रो ही रही होती है कि चुड़ैल जब तक दूसरे बेटे की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालती है। गांव वाले सब देखते रह जाते हैं और चुड़ैल एक एक करके शांति देवी के सारे बेटों को ऐसे ही दर्दनाक तरीके से मार डालती है। हाय मेरे बेटे, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों मार डाला? ताकि तुझे समझ आए कि जब किसी की औलाद को और बेटियों को तू उनकी माओ के सामने मार डालती है तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तूने इस गांव में एक लड़की नहीं जीने दी और बेटों के लिए तुझे बहू चाहिए। अरे जब बेटियां जिंदा नहीं रहेंगी तो बहुएं भी कहां से आएंगी और बेटे कैसे होंगे? बेटी तो किसी को नहीं चाहिए होती, सबको लड़का चाहिए और तुझे इन सब से क्या लेना देना? आज तक इस गांव का कोई आदमी ये बात ना बोल पाया मुझसे, क्योंकि मैं इस गांव की बेटी हूँ जिसे मेरे माँ बाप ने छुप कर पाला था, पर बड़े होते ही तूने मुझे मरवा डाला। आज मैंने अपना बदला ले लिया। अब ना तेरे पास औलाद रही और ना हो सकती है। तो ऐसे ही तड़प जैसे ये गांव वाले तड़पे हैं। चुड़ैल ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है और गांव वाले ये सब देखकर बड़े खुश होते हैं। तभी वहाँ एक दाई एक बच्ची को लेकर आती है। शांति देवी, वो बिमला थी ना, उसके बेटी हुई है। बिमला तो जन्म देते ही मर गई, बाप इसका पहले ही बीमारी में मर गया था। अब इसको लो और मार डालो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतने सालों से जो पाप करते आई हूँ, आज मुझे मौका मिला है उसका पश्चाताप करने का। मैं पालूंगी इसे और अब से इस गांव में कोई हत्या नहीं हो